नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम कराएंगे न्यू एज कपल की फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या रहे शादी के बाद की निवेश स्ट्रैटेजी, बच्चों के पहले और बाद का क्या रहे फाइनेंशियल प्लान, और डबल इनकम नो किड्स यानी डिंक कपल कैसे रहे फाइनेंशियली सिक्योर। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट शामिल हो चुके हैं शो में। मेरा एसेट से सुरंजना बोर ठाकुर, आनंद राठी वेल्थ से ऋषिकेश पालवे हमारे साथ हैं। दोनों का स्वागत करते हैं हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो पावर कपल, आजकल तो जो न्यू एज कपल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ इमोशनली वेवलेंथ में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, बल्कि फाइनेंशियल वेवलेंथ भी कपल्स की सही रहती है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आजकल के कपल्स की जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। दोनों अपने एक्सपर्ट्स को शो में अब शामिल कर लेते हैं और इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक न्यू एज कपल एक पावर कपल बनकर एक दूसरे की फाइनेंशियल प्लानिंग में एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं। सुरंजना, मैं आपसे पहले समझना चाहूँ, पावर कपल कह रहे हैं, वाई पावर कपल? दूसरा, आजकल के जो कपल्स हैं, न्यू एज कपल्स हैं, वो कैसे अलग है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एंड फाइनेंशियल वेलबींग? So I think स्वाति, आप जब पावर कपल की बात करते हैं, आजकल मोस्टली कपल्स में दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही किरदार निभा रहे हैं, जो कि घर के चीजों को देखना और बाहर का भी, कि दोनों both are equals. I think both of them are actually contributing towards the income of the household, and both of them are also looking at ambitions in life, जो कि पहले के time पे most women were only doing the household part of it, which is also a very large part of the role that a woman actually does. लेकिन आज के दिन में उसके साथ साथ women are also going ahead and actually doing well in their careers. और जब वो करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको जो भी हाउस होल्ड का फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हो, जो भी हाउस होल्ड का फाइनेंशियल प्लानिंग हो, उसमें विमेन का इनफ पार्टिसिपेशन होना या इक्वल पार्टिसिपेशन होना और ज्यादा रेलेवेंट होता जा रहा है। अगर आप किसी भी हाउस होल्ड में अगर आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और अपने आप ही, लेट्स से द मेन इन द हाउस होल्ड आर डूइंग द फाइनेंशियल प्लानिंग देमसेल्व्स एंड आर कीपिंग द वाइफ आउट ऑफ द लूप, तो हो सकता है बहुत सारे चीजों में उनको मुश्किल फेस करना पड़े। जबकि जब रिक्वायरमेंट हो, जब एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो एक दूसरे को सपोर्ट करने की, तब मुश्किल में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के पास पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। पावर कपल होने का ये मतलब है कि दोनों ही अच्छा एम्बिशन, अच्छे करियर्स रखे, अच्छा काम करे, लेकिन एक दूसरे को इन्वॉल्व भी रखे और अपने जो भी प्लानिंग कर रहे हैं दोनों का इक्वल लेना देना हो दोनों में। बिल्कुल। तो दोनों एक दूसरे के फाइनेंशियल जोड़ीदार बने, यही एक जो पावर कपल है उसकी डेफिनेशन होती है। और हम ऐसे ही 3 कैटेगरीज ऑफ पावर कपल को आज डिस्कस करेंगे। ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं शो में। ऋषिकेश, अगर हम ऐसे एक पावर कपल की बात करें जो कि जिनकी बिल्कुल नई नई शादी हुई है, अभी वो शादी के बंधन में बंधे हैं और दे आर एंजॉइंग देयर टाइम, लेकिन टाइम एंजॉय करने के साथ साथ जो फाइनेंसेस हैं उसको भी बिल्कुल ट्रैक पर लाना टाइमली ज़रूरी होता है। तो अगर आप कुछ एग्जाम्पल देकर इनके गोल्स को समझाकर अगर बता पाएँ, तो बिल्कुल एक नया कपल होता है उसके फाइनेंशियल गोल और उसकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो किस तरीके से चॉक आउट हो सकती है। स्वाति जी नमस्ते, सुरंजना जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। आज का जो विषय है काफी रोचक किस्म का विषय है, जहाँ पे एज अ कपल आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, एज अ कपल आपका फाइनेंशियल प्लानिंग की और कैसा रुख होना चाहिए, ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है जो नए विवाहित दाम्पत्य को मद्देनजर रखना चाहिए। तो कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस है वो काफी इम्पोर्टेंट होते हैं न्यूली मैरिड कपल के लिए। सर्वप्रथम हर एक दाम्पत्य का एक सपना होता है कि खुद का एक घरौंदा हो, खुद का एक घर हो। ये सबसे बड़ा एक माइलस्टोन एक्सपेंस होता है। दूसरी चीज होती है कि फैमिली का जो रिटायरमेंट है उसके प्रति इन्वेस्टमेंट हो।
तीसरी चीज होती है कि नई नई शादी हुई है तो कार होनी जरूरी है। बल्कि आज की तारीख में कई बार ये पता चलता है कि कार ऑलरेडी है, लेकिन अपग्रेड करना जरूरी है। ये कुछ एक्सपेंसेस है जो नए विवाहित दाम्पत्य को दिखाई देते हैं। लेकिन इसकी प्लानिंग कैसे करें, इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पति और पत्नी दोनों ने फोकस में रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक दाम्पत्य में से सिर्फ पति या फिर पत्नी इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रखे। दोनों ने फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का पैसा है और प्लानिंग जो है वो फैमिली के लिए की जा रही है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो फैमिली के लिए करनी जा रही है। तो सबसे पहले हम घर की बात करते हैं। अगर घर की कीमत समझो आज करीबन 2 करोड़ है, तो हमको इन्फ्लेशन जोड़ के देखना पड़ेगा अगले 15 सालों में घर की कीमत क्या होगी। तो अगर घर की कीमत करीबन 3 करोड़ की हो जाती है, तो 3 करोड़ की अगर कीमत हो जाती है तो उनको एसआईपी करनी जरूरी है। करीबन 20-21 हजार की अगर एसआईपी करते हैं तो एक राशि जमा हो जाएगी अगले 15 सालों में उनको घर खरीदने के लिए। जैसे कार का एग्जाम्पल दिया मैंने, कार अगर आज के तारीख में 7-8 लाख की और अगले 3 सालों में उनको खरीदनी है तो वही कार की कीमत करीबन 10 लाख रुपए हो जाएगी। तो उस 10 लाख के लिए वापस एसआईपी करनी जरूरी है। तीसरी चीज है कि मैंने जैसे कहा कि बच्चों का एजुकेशन होता है। बच्चों के एजुकेशन के लिए खैर उनके पास 15-20 साल बचे हुए हैं। अगर आज की तारीख में 1 करोड़ का एजुकेशन एक्सपेंस है, तो 18 साल या 20 साल के बाद उसकी कीमत करीबन 3 से 4 करोड़ हो जाएगी। तो उसके लिए उनको एक एसआईपी की रकम तय करनी जरूरी है। करीबन 20 से 21 हजार की वो एसआईपी हो जाती है। तो कहने का मुद्दा यह है कि आपके जो जो माइलस्टोन एक्सपेंसेस है पहले उसको चार्ट डाउन कर लो। फिर देखो कितनी अवधि बची है वो माइलस्टोन एक्सपेंस को कवर करने के लिए। फिर देखो कि आज के तारीख में वो एक्सपेंसेस की कितनी राशि लगती है। उसको इन्फ्लेशन को ऐड करके फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अगर 15 साल है तो 15 साल के बाद, 10 साल है तो 10 साल के बाद, तो एक्सपेंस कितना होगा एक बार वो निर्धारित कीजिए। एक बार वो निर्धारित हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको एसआईपी कितनी करनी है, निवेश कितना करना है। एक मुश्त कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, लेकिन एक नंबर, एक आंकड़ा, एक फोकस रखना बहुत जरूरी है। तो ये सारे एक्सपेंसेस है, ये कुछ 4 माइलस्टोन एक्सपेंसेस जो मैंने कहा, उसको आपको देखना चाहिए कि कितना समय बाकी है। एक बार आपने वो समय निर्धारित कर लिया, फिर आपको आपकी राशि को 12% के हिसाब से ग्रो करना है और देखना है कि कितना एसआईपी की जरूरत है ताकि आपको रिक्वायर्ड कॉर्पस तक पहुंचो। बिल्कुल। तो ये हमने समझा कि कैसे आप बिल्कुल अर्ली स्टेज ऑफ आपकी जो शादी का जो की जो ज़िंदगी होती है उसमें गोल आइडेंटिफाई करके अपने एसआईपी को निर्धारित करके आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपके लाइफ में और लक्ष्य जुड़ते जाएंगे। बिल्कुल इमीडिएट जो गोल्स होते हैं सुरंजना, जो शॉर्ट टर्म गोल्स हम कहें, उसके लिए किस तरीके की प्लानिंग आप सजेस्ट करेंगी फॉर द कपल्स? अगर हम इक्विटी में ही, क्योंकि इक्विटी को इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट माना जाता है, तो इसलिए हम सीधे इक्विटी की ही बात करते हैं यहाँ पर। कौन सी कैटेगरीज, कहाँ पर इन्वेस्ट करने से एक जो कपल है वो फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म गोल्स? देखिए, फर्स्टली स्वाति जी, इक्विटी जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यूजुअली हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म समय ही देखेंगे, क्योंकि इक्विटी में एक वॉलेटिलिटी होती है। इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है उस एसेट क्लास का कि वो वॉलेटाइल होता है, और वो वॉलेटिलिटी को जब आप राइड करोगे, आप थोड़े दिन रहोगे, तभी आपके पैसे बन पाएंगे। मैं क्या बोलूंगी कि कोई भी कपल के लिए जब वो प्लानिंग कर रहे हैं, एक तो पहला चीज है कि उनको अपना इमरजेंसी फंड देखना चाहिए एज अ कपल। आई थिंक इमरजेंसी फंड हमेशा बोला जाता है कि 6 महीने के एक्सपेंसेस होते हैं जो इमरजेंसी की तरह रखना चाहिए, और अगर एक पर्सन कपल में अगर काम नहीं कर रहे तो वो इमरजेंसी फंड यूजुअली 9 से 12 महीने का हो जाता है। एंड ये जो इमरजेंसी फंड है ये यूजुअली लिक्विड फंड में रख सकते हैं या कोई एफडी में भी रख सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म एफडी हो तो। दूसरा ये है कि आप कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, जो कि आपका शॉर्ट टर्म कुड बी एनीथिंग लाइक आप एक हॉलिडे प्लान करना चाहते हो, या आप एक कोई गैजेट खरीदना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि यंगर कपल हो तो उनको फ्यूचर एजुकेशन के लिए कुछ सेव अप करना है,
तो वैसे गोल्स के लिए उनको थोड़ी से डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर से फिक्स डिपॉजिट टाइप के ऑप्शंस में देख सकते हैं। अगर उनके कोई मीडियम टर्म गोल्स हो, लेट्स से उनको थोड़े दिनों में प्लान करना है कि कोई घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है, या हो सकता है उनको कुछ अलग कुछ करना है जो कि मतलब उनको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। वैसे जब मीडियम टर्म गोल्स हो, उसके लिए वो शुरुआत के लिए पहले तो हाइब्रिड फंड्स में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आज के दिन में उस हाइब्रिड में से बैफ एक बहुत अच्छा कैटेगरी लग रहा है। मल्टी एसेट भी अच्छा है, लेकिन मल्टी एसेट में गोल्ड काफ़ी अच्छा कर चुका है। इसके लिए रिलेटिवली बैफ एंट्री पॉइंट के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर उनका टाइम फ्रेम थोड़ा-सा लेट्स से हायर के लिए, मतलब आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेट्स से करें, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में या इवन मीडियम टर्म प्लानिंग में, मीडियम टर्म में आप लार्ज कैप जैसे कैटेगरीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हो इक्विटी का, जब आपको 3 से 5 साल का टाइम होराइज़न हो इन्वेस्ट करने का। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, लेट्स से आपको इन्वेस्ट करना है फॉर योर रिटायरमेंट और फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन, तो आप थोड़े से लंबे समय का इक्विटी फंड्स जैसे आप जो मिड कैप्स है या स्मॉल कैप्स है, ये इवन थीमेटिक जो आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियोज यूजुअली होते हैं, उनमें आप एसआईपीज की तरह इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां पे आप यू आर बाइंग एट ऑल प्राइस पॉइंट्स, जिसकी वजह से आपकी कंपाउंडिंग जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरा एक और चीज भी बोलूंगी कि जब भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है एज अ कपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी अर्निंग मेंबर है उनका एक टर्म कवर होना बहुत जरूरी है, और जो भी आपके दोनों पार्टनर्स का हेल्थ कवर भी होना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हमारे देश में बहुत लोगों के पूरे जिंदगी की सेविंग्स एक हेल्थ इंसिडेंट की वजह से स्पेंड हो जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अकाउंट फॉर। आई थिंक कोविड के बाद लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है इस बारे में। लेकिन जब भी प्लानिंग करते हैं, आई वुड से इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखिए। शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो हो सकता है आपकी एक्सपीरियंस अच्छा ना रहे और आप दोबारा इन्वेस्ट ना करना चाहो। ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के लिए ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना, बल्कि आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट को भी अप टू डेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी और बाकी आपके शॉर्ट मिड और लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं जिसको आप अलग अलग प्रोडक्ट से पूरा कर सकते हैं। अब जरा दूसरी कैटेगरी ऑफ कपल्स पर आते हैं। ऋषिकेश, मैं इस पर आपसे राय लूंगी। एक ऐसा यंग कपल जिनकी शादी को थोड़ा टाइम हो गया, वो 2 से 3 हो गए हैं, उनका एक छोटा बच्चा भी है, तो ऐसा जो कपल होता है उनके पास कुछ जो फाइनेंशियल गोल्स है वो ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्लानिंग कैसे डिफरेंट रह सकती है ऐसे कपल्स के लिए? स्वाति जी, जो कपल जिनकी शादी होके समय हो गई और अभी एक बच्चा भी हो गया है, तो उनके गोल्स शायद थोड़े अलग हो सकते हैं। टिपिकल गोल्स जो होते हैं, बच्चों का एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण गोल होता है। दूसरा, बच्चों की शादी एक महत्वपूर्ण गोल होता है। तीसरा, जैसे मैंने कहा कि हर एक का सपना होता है घरौंदा बनाए, एक घर हो अपना, घर का एक माइलस्टोन एक्सपेंस होता है। और लास्टली रिटायरमेंट प्लानिंग, ये हर जगह पे एप्लीकेबल होती है। तो अभी इनको अपनी प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, एक अगर केस स्टडी के आधार से बात करूं, तो करीबन समझो इनकी उम्र लगभग हम पकड़ के चलते हैं कि 35-36 साल की उम्र आयु है इनकी। तो सबसे पहले हम घर की बात करेंगे। अगर घर की कीमत आज 2 करोड़ है और 15 साल के बाद यानी 45 से 50 के बीच में इनको अपना घर खरीदना है, तो अगर वो घर की कीमत करीबन 2 करोड़ है तो 15 साल में उसी घर की कीमत करीबन 2.5 करोड़ होगी। अभी उसकी प्लानिंग कैसी की जाए? अगर वो 31,000 की एसआईपी करते हैं इक्विटी और डेट में, ताकि उसका रिटर्न 12% की और बने। और अगर वो स्टेप अप करे, स्टेप अप क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपकी आमदनी साल दर साल बढ़ती जाएगी, तो इसके लिए आपको स्टेप अप करना जरूरी होता है। समझो 10% का स्टेप अप करते हो, तो अगर 10% के स्टेप अप के साथ वो 2 करोड़ का जो आपने 2.5 करोड़ का जो आपने टारगेट रखा था वो अचीव हो सकता है। दूसरी चीज है चिल्ड्रंस एजुकेशन। चिल्ड्रंस एजुकेशन समझो आज की तारीख में 1-1.25 करोड़ का अगर खर्चा है, तो अगले 18 सालों में उसी की कीमत करीबन 4-4.5 करोड़ हो जाती है। तो उसके लिए भी आपको एसआईपी करनी जरूरी है। करीबन 30-31 हजार की अगर आप एसआईपी करोगे 10% के स्टेप अप के साथ,
तो वो माइलस्टोन एक्सपेंस मीट हो जाएगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो चिल्ड्रंस वेडिंग या बच्चों की शादी का जो एक्सपेंस है, करीबन आज की तारीख में ऑन एन एवरेज 50-60 लाख का खर्चा आता है। अगले 20-25 साल में वही खर्चा 3-4 करोड़ के करीब आ सकता है। वो खर्चा अचीव करने के लिए अगर आप एसआईपी करोगे करीबन 20-22 हजार की, 8 हजार की, तो उस हिसाब से आप वो टारगेट अचीव कर सकते हो। और बचा रिटायरमेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेंस होता है, रिटायरमेंट कॉर्पस जिसे हम कहते हैं। अगर आज आपको 2-2.25 करोड़ के साथ रिटायर हो सकते हो, तो आपके रिटायरमेंट जो 30 साल के बाद आएगी, तो आपको करीबन 7-7.25 करोड़ का कॉर्पस की जरूरत है। समझो आज आपके पास 24-25 लाख की राशि जमा पड़ी है, उसको आप निवेश करते हो, साथ में एसआईपी भी करते हो, तो करीबन 5-6 हजार की एसआईपी करोगे और साल दर साल 10% से स्टेप अप करोगे, तो आपके पास कुल मिल के ये सारी राशियां जमा होगी जैसे जैसे आप वो माइलस्टोन अचीव करोगे। तो ये सारे माइलस्टोन, जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले लिख लो आपको क्या क्या एक्सपेंसेस है, फिर इसको इन्फ्लेशन ऐड करके देखो फ्यूचर वैल्यू क्या आता है, और उस हिसाब से अपनी एसआईपी करो। लेकिन जब आप एसआईपी करते हो तो हमेशा ध्यान में रखना कि आपको स्टेप अप करना बहुत जरूरी है। स्टेप अप मतलब अगर आप ये साल 10 हजार की एसआईपी कर रहे हो, 10% का स्टेप अप मतलब अगले साल आपको 11 हजार की हर महीने की एसआईपी करनी। बिल्कुल, तो सिर्फ एसआईपी नहीं, एसआईपी को स्टेप अप करना भी उतना ही जरूरी है, जिससे आपकी वेल्थ और बढ़ती जाए ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद ऐसे कपल्स जिनको कहा जाता है डबल इनकम नो किड्स, अब क्या ऐसे कपल्स का ट्रेंड बढ़ा है, और ऐसे कपल्स अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर कैसे सिक्योर करें, इस पर भी रहेगी चर्चा। बने रहिए हमारे साथ। पावर कपल की फाइनेंशियल प्लानिंग, आज हम बात कर रहे हैं न्यू एज जो कपल्स हैं वो कैसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करें, इस पर बात चल रही है। ऋषिकेश पालवे और सुरंजना बोर ठाकुर आज हमारे साथ हैं। सुरंजना, जरा बताइए, डिंक के कॉन्सेप्ट, दैट मींस डबल इनकम नो किड्स, क्या ये ट्रेंड बढ़ा है हाल फिलहाल में विद इन द यंगर जनरेशन? एब्सोल्युटली बढ़ा है। इट इज डेफिनेटली गोइंग अप। द नंबर ऑफ पीपल जो बच्चे प्लान नहीं कर रहे हैं, दैट्स डेफिनेटली गोइंग अप क्वाइट अ बिट। एब्सोल्युटली। तो ऐसे में ऋषिकेश, ये बताइए कि अगर ये ट्रेंड बढ़ा है, दैट मीन्स दोनों जो हस्बैंड वाइफ है दे आर वर्किंग, जो उनकी लाइबिलिटीज होंगी वो बाकी जो कपल्स है उनसे थोड़ी डिफरेंट होंगी, उनके जो फाइनेंशियल गोल्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे। तो एक डबल इनकम नो किड्स जो कपल है, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग इस स्टेज पर कैसी रहे? स्वाति जी, हाल फिलहाल में काफी सुनाई देता है कि डबल इनकम नो किड्स, ये जो नॉमेनक्लेचर काफी फेमस हो रहा है आजकल, जहाँ पे कपल्स डिसाइड करते हैं कि बच्चे नहीं चाहिए, या कि बच्चे होना ना होना थोड़ा एम्बिगुअस होता है। तो यहाँ पे जो माइलस्टोन एक्सपेंसेस होते हैं या जो एस्पिरेशंस होते हैं एज अ कपल, वो काफी डाइवर्स किस्म के दिखाई देते हैं। जैसे बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की शादी, ये इक्वेशन से बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो फोकस आउट हो जाता है यहाँ पे। वो एस्पेक्ट क्या है कि अर्ली रिटायरमेंट काफी दिखाई देती है यहाँ पे, या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एट एन अर्ली एज दिखाई देता है यहाँ पे। तो उसके लिए प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ये देखना बहुत जरूरी है। तो समझो मैं केस स्टडी के हिसाब से बताना चाहूंगा कि डबल इनकम नो किड्स का किस हिसाब से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो समझो एक कपल है जहाँ पे उनकी आयु करीबन 33-34 ईयर्स की है। बच्चे नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा। मासिक आमदनी करीबन 2-2.5 लाख के बीच में, उसके वजह से वार्षिक आमदनी करीबन 28 से 30 लाख के बीच में हो जाता है। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि इनको अर्ली रिटायरमेंट की जरूरत है। अगर अर्ली रिटायरमेंट की जरूरत है तो इनको फास्ट ट्रैक वेल्थ एक्यूमुलेशन करना पड़ेगा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज इनका ट्रैवल और लाइफस्टाइल के ऊपर ज्यादा एक्सपेंस हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और तीसरी चीज, हर एक को अपना घर खरीदने की चाह होती है, तो घर का एक माइलस्टोन एक्सपेंस हम फैक्टर इन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम घर की बात करते हैं। अगर घर की कीमत आज 1 करोड़ है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगले 15 सालों में इसी घर की कीमत करीबन 2 करोड़ होगी।
अब इस 2 करोड़ की घर के लिए आपको एक 25,000 की एसआईपी करनी जरूरी है। और पहले जैसे मैंने कहा, उसके लिए आप स्टेप अप कीजिए 10% के हिसाब से, ताकि 15 सालों में आपके पास 2-2.5 करोड़ की राशि जमा हो जाएगी एक घर खरीदने के लिए। दूसरी चीज जो मैंने कहा था कि लाइफस्टाइल के लिए आप 1.5-2 करोड़ का राशि की जरूरत होगी उनको। लाइफस्टाइल अपग्रेड्स कहते हो या ट्रैवल कहते हो, जिसके लिए भी आपको सेविंग करना जरूरी है। और हर महीने की आप अगर 25,000 की एसआईपी करते हो, 10% का स्टेप अप करते हो, तो आपके पास एक राशि जमा हो जाएगी आने वाले सालों में। तीसरी चीज जो मैंने कहा था कि रिटायरमेंट कॉर्पस एक जमा करना होगा, क्योंकि इनका अर्ली रिटायरमेंट है। तो करीबन 20-25,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी अगले 15-20 सालों के लिए, बिकॉज इनकी रिटायरमेंट जो है वो 50-60 साल के ऊपर नहीं होगी। 45 से 50 के बीच में हम इनकी रिटायरमेंट पकड़ के चलते हैं। अगर रिटायरमेंट की कॉर्पस हम 5-6 करोड़ पकड़े, तो उसके लिए करीबन 30-35 हजार की एसआईपी करनी जरूरी है, जिसके लिए आपको स्टेप अप करना भी जरूरी है। तो कुल मिला के 70-80 हजार के आप अगर एसआईपी करना चालू करो, तो ये 3-4 खर्चे जो मैंने कहा, माइलस्टोन एक्सपेंसेस जो मैंने कहा, वो आप अचीव कर पाओगे ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो ये है डिंग, दैट मीन्स डबल इनकम नो किड्स की फाइनेंशियल प्लानिंग। वेरी क्विकली दोनों से एक छोटा छोटा सवाल होगा। सुरंजना, एक फाइनेंशियल जर्नी में कपल के कौन से 3 मिस्टेक्स जो हैं वो आप चाहेंगे कि कोई भी कपल अवॉइड करे? वेरी क्विकली 3 स्टेप्स। आई थिंक बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवरथिंक करना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ओवरथिंक करने में क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा बाय और सेल करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से उनका काफ़ी लॉस होता है। आई थिंक एक चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि पैसे कंपाउंडिंग से बनते हैं। सो एक बार आपने इन्वेस्ट कर लिया किसी प्लान के लिए, आपने रख लिया पैसा, तो ये आपको कमिटेड रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पैसा बना पाओ। अगर आप बीच में ही निकाल देते हो पैसे, तो आपको यू विल नॉट नेवर एंड अप मेकिंग द काइंड ऑफ मनी जो आप प्लान कर रहे हो। आपको ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़े से अपने इंश्योरेंस की तरफ ध्यान दें, क्योंकि कई बार होता है कि ना ही हम टर्म इंश्योरेंस पे ध्यान दे रहे हैं, ना ही हम हेल्थ राइट। इंश्योरेंस पे ध्यान दे रहे हैं। कई बार हम सिर्फ यही अकाउंट कर रहे हैं कि कंपनी का एक कवर मिल रहा है, उतने से ही हो जाएगा, बट दैट्स नॉट गुड इनफ। राइट, यस। बिल्कुल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। लास्टली ऋषिकेश, वेरी क्विकली, कौन से फंड्स आपकी नज़र में, जितने भी हमने केस सिनारियो की बात की, इक्विटी विद इन डेट, आपको अच्छे लग रहे हैं फॉर दीज काइंड ऑफ कपल्स? फॉर दीज काइंड ऑफ कपल्स जनरली एक डाइवर्स बास्केट होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मिक्स ऑफ मल्टीपल मार्केट कैप्स, 3 मार्केट कैप्स होना चाहिए, जहाँ पे आपका एक्सपोजर जो है 50-55% जो है लार्ज कैप में है, 30% जो है वो मिड कैप में है, और बचा हुआ स्मॉल कैप में है। तो कुछ पसंदीदा फंड्स के बारे में बात करूंगा। मल्टी कैप कैटेगरी में कैनरा रेबोको मल्टी कैप फंड की बात करूंगा। लार्ज एंड मिड में एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड पसंदीदा फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप पसंदीदा फंड है। स्मॉल कैप जहाँ पे काफी पोटेंशियल दिखाई देता है, वहां पे मैं इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूंगा। डिविडेंड यील्ड जहाँ पे 2-3% डिविडेंड मिलने की गुंजाइश है, तो आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड की बात करूंगा। और मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करूंगा। और डेट की बात करते हैं, तो डेट में टैक्सेशन की वजह से टैक्स काफी हेवी हो जाता है। तो डेट की जगह पे मैं आर्बिट्राज की बात करूंगा कि एसबीआई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज फंड है, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टैक्सेशन भी काफी हैंडी आएगा और रिटर्न भी आपका डेट के इक्विवेलेंट होगा। राइट, ओके। तो ये रहे कुछ पसंदीदा फंड्स ऋषिकेश पालवे के। थैंक यू सो मच ऋषिकेश और सुरंजना, आप हमारे साथ आज के इस खास शो में शामिल हुए। मनी गुरु में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का हो गया है। देखते रहिए जी बिजनेस।